हमें अभी संबोधित करेंगे इस विषय में। आप हैं इंद्रेश कुमार। आप मूल हरियाणा से हैं। मैकेनिकल इंजीनियर में डिग्री लेने के पश्चात पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से आपने डिग्री पास की और फिर आप 1970 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालीन प्रचारक इस नाते से निकले। तब से आप प्रचारक हैं। मतलब आपके इस पूर्णकालीन प्रचारकीय जीवन में कई प्रकार के काम आपने खड़े किए हैं। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर यह एक अपने देश के सामने बहुत बड़ी समस्या। ये जम्मू कश्मीर में कई सालों तक प्रचारक रहे हैं। तो जिसको कहा जा सकता है कि जिस समय आतंकवाद बिल्कुल परम सीमा तक था, उन दिनों में माननीय इंद्रेश जी वहां पूर्णकालीन काम कर रहे थे। सभी प्रकार की धमकियां, जो भी मैसेजेस उनको भेजना चाहिए थे आतंकवादियों ने भेजे, लेकिन किसी की परवाह न करते हुए इस सभी से आपने सामना किया और वहां कई प्रयोग करते हुए वहां के लोगों को इस विषय के बारे में तैयार करना, और इसलिए आपने वहां ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन किया। और ये जो ग्राम सुरक्षा समितियां जो गठन की थी, यह प्रयोग इस नाते से किया, लेकिन इसको सरकार ने भी एक्सेप्ट किया। यानी जिस समय जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी करना, इसमें मैं कहूंगा कि आप माहिर हैं। और कई प्रकार के काम, मतलब जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस नाते से आपने काम शुरू किया। राष्ट्रवादी मुस्लिम एकत्रित आए और देश के बारे में सोचे। जिस प्रकार के एलिमेंट आज हमें अलग अलग जगह पर दिखते हैं, वो उनको अगर काबू में लाना है तो कुछ व्यवस्थाएं इस प्रकार की खड़ी करनी पड़ेगी। हिमालय परिवार, भारत तिब्बत सहयोग मंच, राष्ट्रीय कवि संगम, ऐसे कई काम आपने इस देश में खड़े किए हैं। और इससे माध्यम से एक राष्ट्र भावना उस समाज में निर्माण हो, इसलिए आपके प्रयास रहते हैं कि जो फिन्स है, या फिन्स की स्थापना करने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप यहां हमें संबोधित करें। फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी के तत्वावधान में इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ा रहे श्री अखिलेश जी, बाल देसाई जी, सामने बैठे हुए भाइयों और बहनों, उन्नीस सौ 86-87 मैं जम्मू कश्मीर में था। एक घटना में हमारे एक मित्र बने मिस्टर GM कार। कांग्रेस से वो MLC थे, वहां की इलेक्शन कमेटी के सीनियर मेंबर थे। आज तो जगत में नहीं है। एक बार मुझे मिले, कहने लगे कि आपने कभी मुस्लिम ऑडियंस को एड्रेस किया है? मैंने कहा अभी तो टेबड़ा मिलता नहीं है, एड्रेस करना तो बड़ी दूर की बात है। मित्र मेरे बहुत है। तो कहने
कहने लगे कि मैं मीटिंग बुलाता हूं, आप एड्रेस करेंगे। मैंने कहा आपका दिल दिमाग कुछ कांग्रेस से हट रहा है क्या? क्यों मुसीबत मोल लेते हो? कहते नहीं नहीं, मेरी इच्छा है। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा कहाँ बुलाओगे? कहने लगे राजौरी, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 62% है। मैंने कहा वहां कहाँ कार्यक्रम करोगे? क्योंकि जो शहर का सभागार है मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ, वहां पर। मैंने कहा सब्जेक्ट क्या रखना चाहते हैं? क्योंकि एकदम सीधी बात और सटीक बात, साफ सुथरी, भारत हिंदू राष्ट्र है। अब कांग्रेस का मुस्लिम नेता, मुस्लिम मेजोरिटी शहर, मुसलमानों का कार्यक्रम, मस्जिद के साथ के सभागार में, भारत हिंदू राष्ट्र है, बोलने वाला संघ का अधिकारी। आप लोग पंडित जी को टेबड़ा दिखाते रहते होंगे, क्या कुंडली वगैरह, अगर किसी को दे दी वो कहेगा सर्व सत्यानाश, क्योंकि इसमें कोई ग्रह मिलता नहीं है। अधिकारियों से चर्चा हुई, क्या हुआ कि करना चाहिए। कार्यक्रम की उन्होंने तैयारी की। मैं एक दिन पूर्व पहुंचा। वहां के अनेक घरों के अंदर शाखाएं थोड़ा मजबूत थी। घर घर में सबको मालूम था कि ऐसा एक कार्यक्रम होने वाला है, इसलिए शहर बहुत संवेदनशील था। सुरक्षा के इंतजाम बहुत अच्छे थे। हाल ठूस कर भरा हुआ था, ओवरफ्लोन था। सेना के मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, फुल कर्नल, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ऐसे भी सब लोग आए थे। डीएम, एडीएम, स्पेशल आईजी, एसएसपी, एसपी, ऐसे सब लोग भी थे। चर्चा चली क्या होगा। मैंने कहा दो में से एक काम होगा, या तो रक्तपात होगा या फिर भाईचारा होगा। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हमारा काम है भाईचारा तैयार करना। जो होगा अच्छा होगा, दोनों में से कुछ भी होगा नथिंग रॉन्ग। 1 घंटा 3 मिनट में बोला था, उन्हें 2 घंटे प्रश्न उत्तर हुए थे। मंच पर कार साहब और मैं, 2 ही लोग थे। ये सब बड़े अफसर भी सामने बैठे थे और मुस्लिम सोसाइटी के सब तरह के लोग वहां थे। जितने रंग हो सकते हैं, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सब थे। प्रभु की विचित्रता का आशीर्वाद हुआ और मां प्रकट हुई, तो मैंने जहां से शुरू किया वहीं से आज विषय को आगे बढ़ाता हूं। मैंने कहा विश्व में जितने जाति हैं, पंथ हैं, भाषाएं हैं, देश हैं, संस्कृतियां और सभ्यताएं हैं, उनमें अनेक बातें ऐसी हैं जिनमें मत भिन्नताएं हैं, परंतु अनेक बातें ऐसी हैं जो सब समान है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। उसमें समान चीजों में एक बात है, जो जन्मता है वो मरता है। इफ देयर इज ए डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ डेथ भी होता है। इसमें विश्व में विवाद नहीं है, सब इसको समान रूप से मानते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसकी जन्म तिथि बताओ। तो 4-5 जो सामने नेता बैठे थे और भी बैठे थे, भावुक होकर एकदम बोल उठे, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 अर्धरात्रि 12 बजे, बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 11:57, ऐसा उन्होंने बोला। अब मुझे बहुत ठीक से समय स्मरण नहीं है। डेट इज देयर, टाइम इज देयर। कहते हैं 2 चीजें मिल जाएं तो कोई भी ब्राह्मण ज्योतिषी उसकी कुंडली बना सकता है। तो वो जन्मे। मैंने कहा अपना देश, प्यारा देश, विश्व गुरु रहा देश, सनातन का प्रभाव, धरती पर प्रथम मानव जहां आया और प्रथम मानवीय संस्कृति का जहां से विस्तार हुआ, जन्मी और विस्तृत हुई, जिसके बारे में कैसी धारणाएं हैं।
जब मोहम्मद साहब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो एक बार तन्हा और तन्हाई के अंदर अर्धरात्रि में वो कहते हैं, जो एक बड़ी प्रिय हदीस के रूप में इस्लाम में चलती है, कि सब संकटों में मुसीबतों में मुझे सुकून की द स्पिरिचुअल वेव्स, यानी मुझे जो राहत देती है शरीर मन बुद्धि आत्मा को, ऐसे सुकून की ठंडी हवाएं हिंदुस्तान से आती है। तो मोहम्मद साहब ने हिंदुस्तान का, वहाँ के समाज का, वहाँ की संस्कृति का एक वाक्य में इतना सुंदर वर्णन किया है, इट गिव्स स्पिरिचुअल क्रंच टू द वर्ल्ड, जिसके बारे में ईसा मसीह ने अपने अंतिम समय के अंदर कहा कि विश्व के अंदर शांति, करुणा, मैत्री, दया, अहिंसा, ये मैंने अपनी शिक्षा में और जीवन के सिद्धांतों में लिया तो हिमालय और भारत से लिया। तो ऐसा भारत जो मेरे और आपके मातृभूमि है, मादरे वतन है, मदरलैंड है, इसकी जन्म तिथि बताओ। अभी तक तो विश्व में किसी ने नहीं लिखा। मैंने कहा इसलिए आपका देश, हम सबका देश, प्यारा देश, ये आजन्मा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जन्मा है। डेट ऑफ डेथ तो भगवान जी को मालूम होंगे, कौन से, मुझे मालूम है। तो सब मुझे देख रहे थे घूमकर कि डायलॉग भी पहला है और प्रारंभ कहाँ से। सत्य और सही को समझना, सत्य और सही पर खड़े होना, इसको कहते हैं, यह इंटेलेक्चुअल है, यह मनुष्य है। जो सत्य और सही को जान नहीं सकता और उस पर खड़ा नहीं हो सकता और उसका प्रकटीकरण नहीं कर सकता, लोग उसको कहते हैं ये सेकुलर है। हमारे दो मित्र अभी 4-5 साल पहले जो हम सब इकट्ठे पढ़कर निकले 70 में, उनका एक गेट टुगेदर था। उनकी इच्छा थी कि मैं उसमें आना चाहिए। हमारे सब मित्रों की 40-50 परिवार थे, 10-12 उसमें से चीफ इंजीनियर वगैरह इत्यादि इत्यादि, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, इस पर से रिटायर हुए थे, कुछ अच्छे उद्योगपति थे। तो दो मित्रों में वहां संवाद हुआ, बड़ा सुंदर था। हमारे वो दोनों मित्र अपनी तनख्वाह का 50% लगभग डाउन ट्रोडन के लिए आज भी खर्च करते हैं, बाकी में वो अपना परिवार चलाते हैं। तो वो दोनों वार्ता करते हुए कहते हैं कि जब तुम्हारे बारे में बताता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु एक बात में बड़ी तकलीफ होती है, जब मैं उसको कहता हूं कि उसको अपने आप को हिंदू होने में बड़ा गर्व है, इसलिए जरा कम्युनल टाइप है, तो उस समय मुझे थोड़ी अस्वस्थता महसूस होती है। उसने कहा है कि द सेम प्रॉब्लम इज विद मी आल्सो। मैं जब तुम्हारे बारे में किसी को बताता हूँ, मेरा एक ऐसा मित्र है, इतना बड़ा समाज सेवी है, इतना धार्मिक है, इतना अच्छा है, फिर वो पूछते वो कौन है, ने कहा वो ना मेल है ना फीमेल है, वो थर्ड जेंडर सेकुलर है, जो सच और सही के साथ खड़े नहीं होते। मुझे मालूम नहीं आपको क्या पसंद है। हम हिंदू भगवान से, भारतीय भगवान से, जो इसका गौरव महसूस नहीं कर सकता, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। ये कोई मैं और आप अपने मत से नहीं है, ये हमारा अपना चयन नहीं है, ये प्रभु का वरदान है, उसने हमें वो दिया है। पंथ, जाति, भाषा, धरती, माता पिता, जीवन मूल्य, ये ईश्वर देता है, इसका चयन मनुष्य नहीं करता है। और जिनका गौरव महसूस नहीं कर सकता, उससे बड़ा पापी और अपराधी नहीं हो सकता। जिंदगी के अंदर सत्य को जानना, सत्य के साथ खड़े होने के लिए बहुत साहस लगता है, और इसलिए इसको समझना ये बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए मैं कहा करता हूं, हिंदू, इसके 3 ही पर्यायवाची शब्द हैं। एक वो पैट्रियोट होता है, दूसरा
वह मानवतावादी होता है। तीसरा, वह सदैव दूसरों के कल्याण के बारे में विचार करता है। उसको जो लोग कॉमनल कहते हैं वो पापी और अपराधी है, और जो कॉमनल मान लेता है वो बहुत बड़ा अपराध करता है। मैंने इस बात को इसलिए कहा कि इसमें से एक चीज को समझने में सरलता होगी। 1947 में विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना। 1971 में विभाजन हुआ पाकिस्तान का, तो बांग्लादेश बना। राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म, इसका मापक क्या है? नॉट बाय कास्ट, नॉट बाय लैंग्वेज, नॉट बाय रिलीजन, इट इज बाय मदरलैंड। एक छोटा उदाहरण है, बांग्लादेश, ढाका। 1940 में जो मोहम्मद दिन वहां पैदा हुआ, उस समय लिखा गया ये भारतीय है। भारत का विभाजन हुआ 1960 के अंदर, जब वो मोहम्मद दिन थोड़ा जवान होने लगा तो लिखा जाने लगा ये पाकिस्तानी है। 1980 में जब वो थोड़ा प्रबुद्ध हुआ और आज जब वो बुढ़ापे में है, लिखा जाता है वो बांग्लादेशी है। उसकी राष्ट्रीयता, कौमियत, नागरिकता 3 बार बदल गई। प्रार्थना करिए भगवान से, चौथी बार फिर भारतीय हो जाए तो नो प्रॉब्लम। 3 बार बदल गई। अगर राष्ट्रीयता का मापक जाति होती तो उस मोहम्मद दिन जो 1940 में जन्मा था, उसके माता पिता वही रहे, पंथ उसका वही रहा, जाति उसकी वही रही, भाषा उसकी वही रही, संस्कृति उसकी वही रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पर विश्व में उसकी राष्ट्रीयता, कौमियत, वतनियत, नेशनलिज्म, उसका यह 3 बार चेंज हुआ। तो इसलिए मैं उनको कभी कभी मिल जाते तो कहते हो कि तुम जन्मे 47 से पहले सब भारतीय थे। अब मुझे मालूम नहीं है भगवान ने कौन सी तिथि लिखी है कि फिर से भारतीय तुम्हें होना है। दुनिया की ताकत इस सत्य को रोक नहीं सकती। मैं पूज्य दलाई लामा जी के पास बैठा था, तो कहने लगे हिंदुस्तान के अंदर बड़ी विचित्रता है। यहाँ का हर नेता, यहाँ का हर प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ का हर बुद्धिजीवी, यहाँ के सामाजिक नेता भी और कभी कभी धार्मिक नेता भी, सब एक ही बात सोचते हैं कि भारत को अमेरिकन ब्लॉक में होना चाहिए कि चाइनीज ब्लॉक में होना चाहिए। पहले कभी रशियन ब्लॉक की भी चर्चा है। ये भारत के सब लोगों को किसी ब्लॉक का होकर गुलाम बनने की आदत में ही सोचनी श्रेष्ठता है। इस अपराध से कब भारत मुक्त होगा? भारत ये कब सोचेगा कि भारत विश्व की महाशक्ति होगा और विश्व के दुनिया के देशों में होड़ लगी होगी, नॉट अमेरिका, नॉट चाइना, ज्वाइन भारत, ज्वाइन भारत, ज्वाइन भारत। जिस दिन ये होगा उस दिन विश्व का परिदृश्य बदलेगा और भारत की समस्याओं के, सब प्रश्नों के और संकटों के और समस्याओं के उत्तर भारत देने की सक्षम होगा। इसलिए मैं युवा के बारे में कहा करता हूं कि साहब इसके 2 स्वभाव है और बड़े विचित्र है। अगर ये लड़की के चक्कर में पड़ जाए तो दिन में तारे तोड़ने लगते हैं, और अगर देशभक्ति के चक्कर में पड़ जाए तो फिर गाना गाता है, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तब ये फांसी के फंदे को भी हंसते हंसते चूम लेता है। हमने तय करना है इसको किस दिशा में जाना है और कहां जाना है। हमने तय करना है कि इसको किस दिशा में जाना और कहां जाना है, दोनों है। इसलिए भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वाणिज्य, इन सब के जब वैज्ञानिक इकट्ठे हुए तो इनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती का उत्तर खोजने के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया। एक बड़ी खूबसूरत युवा भारतीय नारी का चयन किया, उसको एक सुनसान जगह पर खड़ा किया, 100 लोग बुलाए, अलग अलग आयु के थे, स्वभाव के थे, जाति पंथ के थे, और उनको कहा
वहां एक युवती खड़ी है और वहां से होकर आप जाइए और वापस आइए। जब एक गया उसने कहा नानी, दूसरे ने कहा दादी, तीसरे ने कहा माँ जी, चौथी ने कहा ताई जी, पांचवी ने कहा फूफी, छठी ने कहा चाची, सातवीं ने कहा मौसी, आठवीं ने कहा मामी, फिर बहन, दीदी, भतीजी, भांजी। और जब 100 लोग क्रॉस कर गए तो नारी लुटी नहीं, पुरुष बलात्कारी नहीं हुआ। पश्चिम आया और उसने कहा तुम हिंदुस्तान के लोग बहुत मूर्ख लोग हो, इतने रिश्ते पुरुष और महिला के अंदर तुमने खड़े किए हैं, तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। और इसलिए उसने कहा एक महिला खड़ी है ना, कॉल हिम मैडम, आंटी, मैम। नारी लूटने लगी, पुरुष बलात्कारी हो गए। मालूम नहीं है हमने गंदगी खरीदी कि विकास खरीदा, हमने अच्छाई खरीदी कि अपने लिए दुर्भाग्य खरीदा। परंतु विचार करने का विषय है, हम वो देश थे जब एक नारी का अपहरण हुआ तो हमने राम रावण युद्ध सजाया था, लाखों का वध हुआ था। हम वो संस्कृति हैं विश्व की, जब एक नारी का चीरहरण हुआ था तो हम कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठे हुए थे। 23 अक्षौहिणी लाशों पर से हिंदुस्तान निकला था दुनिया के अंदर। वो भारत विश्व गुरु था, वो भारत विश्व के अंदर जीवन मूल्यों वाला भारत। हम कहां भटकते हैं, कब भटकते हैं, क्यों भटकते हैं? इसलिए मैं आज बदलते जो जीवन मूल्य हैं और उनमें सुरक्षा को जो आने वाले संकट हैं, उनमें से एक पहलू को कह रहा हूं। और इसलिए अपने यहां पर बहुत सामान्य चिंतन था और बड़ा गहरा था। मैन शुड सेलिब्रेट एवरी डे एज एन मदर डे एंड फादर डे। और इसलिए वो 5 साल का के 15 साल का, 50 साल का के 75 साल का उठेगा, जो भी उसके माता पिता हैं, जवान है के बुजुर्ग हैं, वो उनको विश करेगा, चरण छू के करेगा कि राम राम करके करेगा, श्री राम करके करेगा कि हरिओम करके करेगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में करेगा, जो मर्जी है करेगा, पर विश करेगा। और इसलिए मनुष्य को बताया योर मदर एंड फादर, यह आपके जीवन भर के माता पिता हैं, उसके बाद के भी माता पिता हैं। और इसलिए स्टार्ट योर एवरी डे एंड एंजॉय योर एवरी डे एज ए मदर फादर डे। पश्चिम आया, उसने कहा तुम कैसे लोग हो, 24 घंटे माँ बाप मानना, साल भर माँ बाप मानना, जिंदगी भर माँ बाप मानना, इससे बड़ा मूर्खता क्या होगी? साहब साल में एक दिन 1 घंटे के लिए हैप्पी मदर हैप्पी फादर कर लो, 364 दिन मुक्ति लो और तुम भी मुक्त रहो। बूढ़ा बूढ़ी अपमानित होने लगे, बेटा बहू उच्छृंखल हो गए। और इसलिए मानवीय जीवन की पूरी श्रृंखला विश्व के अंदर कराहने लगी। और इसलिए हमने मॉडर्निज्म के नाम पर अपने को तो अंधकार में डाला ही, विश्व को भी हमने गहरे अंधकार में और सर्वनाश की तरफ जाने के लिए अवसर दिया। चीन दुनिया का वो देश है जिसमें 26% भ्रूण हत्याएं होती है। सर्वाधिक भ्रूण हत्या वाला देश दुनिया में चीन है। और अमेरिका और यूरोप वो समूह है देशों का जिसमें 38% से अधिक कुंवारी लड़कियां और गर्भवती होती है। मालूम नहीं है विकास के नाम पर किस विनाश को हमने खरीदने का धंधा किया है। इससे मुक्त होना चाहिए। यह मेरे और आपकी स्वतंत्रता का, सम्मान का, संस्कृति का और बड़ा अभिशाप है। और इसलिए इससे मुक्त होना यह बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ लड़के लड़की का विवाह होता है, जब वो बेडरूम में जाते हैं सब जानते हैं, और आज भी आपका सब सच जानते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं यह 50 साल से शादीशुदा है कि 5 साल से, कि 5 दिन से, कि 5 घंटे के हैं, बट दे आर डूइंग इन बेडरूम। वो संभोग कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसको मालूम नहीं है। परंतु अगर वो ना करे तो पाप माना जाएगा, वो करें, क्योंकि उस संभोग से 3 बातों का प्रस्तुतिकरण होता है। 1, प्रभु की सृष्टि का नियमन रहता है, वो चलती है, क्योंकि उसका जन्म होना, नागरिक का जन्मते रहना, यानी प्रभु की सृष्टि के लिए, संचालन के लिए वो जरूरी है।
ताकि वो सृष्टि चलती रहे। और इसलिए इसके लिए वो करें, नहीं करेंगे तो अभिशाप माना जाता है, गलत माना जाता है। सब करते हैं, पर वही पति पत्नी उसको अगर चौक में चौराहे में और आकर करेंगे। दुनिया जानती है पति पत्नी है। जब तुम ड्राइंग रूम बेडरूम में करते हो और रोज करते हो तो तुम्हें चौक चौराहे में करने क्या है, तुरंत घोषित हो जाएगा यह है अनैतिकता है, इट इज एन इमोरलिटी, इट इज एन क्राइम। इसलिए कहा कि लड़के लड़की में प्यार होना चाहिए, उन्होंने संभोग करना चाहिए, ये एक पवित्रता है, इसलिए इसको पर्दे में करना चाहिए। पश्चिम ने कहा क्या मतलब है, इसलिए चले लड़के लड़की। अब अगर लड़के की इज्जत लुट गई और लड़का बलात्कारी हो गया तो दुनिया में वो सब लोग इस पाप के, असुरक्षा के, मानवीय जीवन मूल्यों के अपराधी हैं जिन्होंने FM खान की नग्न चित्रों के समर्थन में जुलूस निकाले, वो सब इस पाप के अपराधी हैं। अगर सजा मिलनी चाहिए तो उन्होंने जब नग्नता का सम्मान किया कला और स्वतंत्रता के रूप में, उस दिन हिंदुस्तान ने तय कर लिया था वो अपने भविष्य को किस जगह पर सिर पटक कर मारेगा, कहां वो असुरक्षित होगा, कहां जाकर वो अपमानित होगा, कहां जाकर वो परेशान होगा, कहां जाकर वो अपने लिए छटपटाकर मार्ग खोजेगा। शायद प्रभु ने भी चाहा होगा कि ये सब दुर्घटनाएं हो जाएं ताकि हमें अपने कर्मों से समझ में आए गलत और ठीक क्या है। इसलिए आज एक बहुत बड़ा संकट मानवीय जीवन मूल्यों में, जिनके लिए भारत विश्व में जाना जाता रहा है, उसके सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा है। हम एक स्वाभिमानी, सम्मानित, विश्व का मार्गदर्शन करने वाली संस्कृति के वाहक के लोग हैं। उसके वाहक बनना, इसलिए हमारे यहाँ हीर रांझा गाते थे, लैला मजनू गाते थे, शशि पुन्नू गाते थे। लोग वासनाएं नहीं आती थी, उसको आनंद से सुनते थे। प्यार ऐसा आदर्शमय होना चाहिए। प्यार वासना वाला नहीं चाहिए, व्यापार वाला नहीं चाहिए, अनैतिकता पूर्ण नहीं चाहिए। उसकी अनैतिकता का जो समर्थन करते हैं वो पाप और अपराध के भागीदार हैं। पाप और अपराध को जीने का कोई हक नहीं दिया जाना चाहिए। और जो इसको आधुनिकता के नाम पर संवारते हैं वह सब भी पापी और अपराधी हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और मुझे आप ऐसा मत समझिए, मैं यूनिवर्सिटीज में भी इन विषयों को बोलता हूँ। साल में 10-15 यूनिवर्सिटीज में मुझे जाने का अवसर मिल जाता है। निसंकोच बोलता हूँ, तर्क के साथ बोलता हूँ, उन जीवन मूल्यों के साथ बोलता हूँ जिस जीवन मूल्य के अंदर बैठी हुई सामने की बिटिया और नौजवान की सम्मान है, सुरक्षा है, उसकी स्वतंत्रता, उसको कोई छेड़ नहीं सकेगा, इसकी गारंटी है। आज दूसरा प्रश्न जो बदलते समीकरणों में से सामने खड़ा है, हमने चाहा कि आदमी शिक्षित होना चाहिए, हमने चाहा आदमी रोजगार युक्त होना चाहिए, हमने चाहा उसके पास अपना एक बसेरा होना चाहिए, हमने चाहा कि उसके पास जो है कहीं ना कहीं इस बात का होना चाहिए कि वह एक हैप्पी फैमिली रखता है, खुशहाल परिवार है। चारों हो गए, परंतु इस देश के अंदर एक प्रश्न खड़ा होता है, बड़ा विचित्र लगता है। हम वो समाज हैं जो अपने घर को प्रतिदिन साफ सुथरा करता है, जरूरत पड़े तो 2-3 बार झाड़ू भी लगाता है। हमारा घर साफ सुथरा है और हमारा गली मोहल्ला गंदा है, क्या हम बीमारी से बच जाएंगे? We have lost our social sentiment, social जो थ्रस्ट था काम। हम इतने स्वच्छता प्रिय हैं, फिर हमारी गली गंदी कैसे होगी? हम पढ़े लिखे हैं, संपन्न हैं, संस्कारित हैं, पर गांव के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर, समाज में गुंडा खड़ा है, तो क्या हम सुरक्षित रह सकते हैं? अगर देश के अंदर भ्रष्टाचारी और गद्दार है तो क्या हमारी स्वतंत्रता, सम्मान बचेगा? और इसलिए देश के अंदर एक नया संकट खड़ा हुआ है, इस भोगवाद में से, इस कैरियरिज्म में से। और वो कैसा खड़ा हुआ? बम फटता है, गोली चलती है। मुंबई तो भुक्तभोगी है।
बहुत देख लिया, आगे ना देखना पड़े, भगवान से प्रार्थना है, पर हो सकता है क्या होगा कोई जानता नहीं। बम फटता है, लोग मरते हैं, मैं और आप मरते हैं, सरकार कहती है इसके घर में 1 लाख रुपए दे दो। मरने वाला पुलिस वाला आदमी था, सरकारी अफसर था, कहते 3 लाख दे दो। मरने वाला फौजी था, कहते 5 लाख दे दो। मारने वाला आतंकी था, विदेशी था, घुसपैठिया था, पाकिस्तानी था, उसको सरकार 50 करोड़ में पालती है। इस देश का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, किसी स्टेट का गवर्नर और सीएम, वहां का होम मिनिस्टर या वहां का डायरेक्टर जनरल पुलिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, किस बात के लिए? भारतीय मरना चाहिए, उसके घर में 1, 2, 3, 5 लाख की भीख बांटना। पाकिस्तानी आतंकी और विदेशी ने मारना चाहिए, उसको 50 करोड़ में पालना, ये कौन से मानव जीवन मूल्य? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा न्याय है? यह कौन सा मानवतावाद है? ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये सब इसलिए हैं कि पाकिस्तानी आतंकी पलना नहीं चाहिए, भारतीय मरना नहीं चाहिए। इसकी गारंटी के लिए ये कुर्सियों पर है, आइदर ए ब्यूरोक्रेट और ए लीडर। इसके लिए नहीं है साहब, मैं और आप मरने चाहिए, हमारे घरों में भीख बांटने चाहिए। तो हम भीख और भिखारी के रूप में जन्मे थे क्या हमने अपनी स्वतंत्रता, सम्मान कुछ अफसरों और नेताओं को गिरवी रख दी है? वो हमें मरवाते रहेंगे, हम वोट डालते रहेंगे और उनको चुनते रहेंगे और हार डालते रहेंगे। क्या इस गुलामी और अपराध के लिए भगवान ने हमें मानव जन्म दिया था? इसके लिए हमें नहीं दिया। और इसलिए कैसा विचित्र होता है। चाहिए तो ये था कि वह इस देश के अंदर इस बात की सिक्योरिटी को डेवलप करते। आज उसके मॉडल हैं रूस। 7 साल पहले उसके एक सिनेमा हॉल में जब बच्चे फिल्म देख रहे थे, आई होप सो 125 और 137 बच्चों का आतंकवादियों ने कत्ल किया। वहां का प्रेसिडेंट संकल्प करता है जब तक सब पकड़े नहीं जाएंगे और सजा याफ्ता नहीं हो जाएंगे, नो रेस्ट नो वाटर। 36 घंटे के अंदर रूस सबको पकड़ता है, निपटा देता है। तब वहां का प्रेसिडेंट नींद लेता है, बैठता है और पानी पीता है, अन्यथा वो रेस्टलेस होकर खड़ा और घूम रहा। और इसलिए रूस ने तय दिया नो मोर टेररिस्ट अटैक। अमेरिका WTC पेंटागन हुआ, उसने कौन सी नीतियां ली, कैसे लिए, पर उसने बता दिया नाउ 11 years crossed, 12 years, no more terrorist attack। इजराइल पर हमला हुआ, उसने दुश्मन के घर में जाकर और सबक सिखाया। क्या है, अमेरिका को, रूस को और इजराइल को किसी ने कहा ये कैसे देश है और हम कैसा देश है? आज हुआ है कल फिर हो जाए। और यहां का नेता आतंकवादियों को जी करता है, सम्मानित करता है। देश के अंदर ये स्वर क्यों नहीं उभरता साहब? इस नेता के ऊपर आपराधिक संगीन और केस चलाया जाना चाहिए और इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि इसके आतंकवादियों के साथ क्या संबंध है। और इसलिए आज ये प्रश्न खड़ा है और चिल्लाते हुए, इस देश के अंदर की नीतियां कौन सी होनी चाहिए थी। और इसलिए भोगवाद ने केवल इतना कहा कि साहब मेरी शिक्षा, मेरा रोजगार, मेरा मकान, मेरा परिवार, और इसलिए नो नेशनल स्पिरिट। और इसलिए मरना और उसकी भीख घर के लोगों को मिलना, ये कौन सा समाज है? इसके लिए क्या प्रोफेसर बनने की और डॉक्टर बनने की जरूरत है? इसके लिए क्या इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जरूरत है? इसके लिए क्या सन्यासी और प्रचारक बनने की जरूरत है? इसके लिए क्या वकील और जज बनने की जरूरत है? इसके लिए क्या डायरेक्टर जनरल पुलिस, SP और कमिश्नर बनने की जरूरत है? नो नीड, किसी में भी हो सकता है। और इसलिए देश के अंदर सुनिश्चित करना चाहिए भारतीय मरेगा नहीं, पाकिस्तानी आतंकी पलेगा नहीं, उसको कहते हैं। आज इसलिए एक बड़ी विचित्र सा संकट हो गया। और साहब जो आतंकी को पालेगा और फिर अगर उसी को सत्ता देनी है तो अपने दुर्भाग्य को लिखने की ठेकेदारी नहीं देनी चाहिए किसी को।
अपना सौभाग्य स्वयं लिखना चाहिए, दूसरों को कहना चाहिए, कंट्रीब्यूट इन इट। अपने दुर्भाग्य को लिखने के लिए हम दुनिया में, हिंदुस्तान में किसी को इजाजत नहीं दे सकते। हु आर दे? वो कौन है जो लिखेंगे इसको? क्यों लिखेंगे? हम इजाजत क्यों देंगे, अनुमति क्यों देंगे, उनको अलाउ क्यों ऐसे कर देंगे कि वो हमारा दुर्भाग्य लिखते चले जाएंगे इस देश के अंदर? इसके लिए तो भगवान ने हमें पैदा नहीं किया हिंदुस्तान में। और इसलिए आज यह भी एक गंभीर प्रश्न, और इसलिए देश के अंदर कैसा होता है, पहले गृह मंत्री थे चिदम्बरम साहब, आजकल गृह मंत्री हैं। अब मुझे मालूम नहीं है महाराष्ट्र के लोगों के लिए कौन सा बड़ा पाप किया हुआ होगा जो ऐसा गृह मंत्री, भगवा हिंदू। मैंने कहा प्रेसिडेंट भारत का भगवाधारी है और हिंदू है, उसके गुरुदेव भगवा, और वो स्वयं को डिक्लेयर कर रहा, वो आतंकवादी। व्हेन दे आर डिक्लेयरिंग देयर सेल्फ एंड टेररिस्ट, व्हाई दे शुड नॉट बी बिहाइंड द बार्स? व्हाई द प्रेसिडेंट शुड नॉट सूट हिम कि तुम? और जिस समय विश्व के 121 देश लोग, 15 करोड़ से अधिक लोग कुंभ के अंदर उस भगवा को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, उस हिंदू के सनातन प्रवाह के अंदर डुबकी लगाकर अपने जीवन के पाप धो रहे हैं, उस समय जो इस देश की आत्मा को समझ नहीं सकता उसका अपमान करे, वो क्षम्य अपराध नहीं है साहब। देश के प्रेसिडेंट को चाहिए उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। और इसलिए आज प्रश्न गंभीर खड़े, और इसलिए चंद लोगों को पकड़ना, उन पर जुल्म करना। आज स्वामी असीमानंद पत्र लिखते हैं कैसे कैसे अत्याचार हुए। जो कन्फेशन था उसको रोया जाता है, जो उसने बाद में कहा जब जेल में ठीक से आ गए कि कैसे जुल्मों में से किया गया। Why there should not be no voice? Why there should not be a voice? अभी साध्वी प्रज्ञा लिखती है कि मेरे साथ कौन कौन से दुर्व्यवहार किए, और हाई कोर्ट का जज कहता है एनआईए को, आप इसको, एक देश के नागरिक को मरवा देना चाहते हैं जेल के अंदर और मार देना चाहते हैं, कि आप इसका जीवन रखना चाहते हैं? तो समाज नहीं बोलेगा तो किसी पर भी अत्याचार होंगे। तो इसलिए मैंने कहा शिंदे साहब को बधाई देनी चाहिए साहब, अपने पाप का घड़ा भरना इस धंधे के अंदर, वो भी चैंपियन बनकर निकले। पर ये नहीं चल सकता। सूची बनती है पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड की देने के लिए, और मोस्ट वांटेड की सूची देने के लिए 4 भारतीय नाम डाले जाते हैं, और 2 तो आप ही के इलाके के हैं जो जेल में थे, और उसमें से 2 जमानत पर छूटे हुए हैं। पाकिस्तान को क्लीन चिट मिल जाती है। इसका मतलब कि देश का गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं आईएसआई के हाथ में बिका हुआ है। फिर होम सेक्रेटरी एंड बाय द होम मिनिस्टर शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। वो देश की इज्जत आजादी से ऐसे खेल जाएगा, और उसको सामान्य अपराध मानकर माफ कर दिया जाएगा। सामान्य आदमी की छोटी बड़ी बात को आतंक बना दिया जाएगा। देश के सत्ताधारी बैठे हुए लोगों के इतने बड़े अपराध को और सामान्य कहकर जो देश भूल सकता है, उससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए आज देश के अंदर नेता और नीतियां जो आ गई हैं, ये एक नए प्रकार की चुनौती है। देश के समाज के चिंतन में जो परिवर्तन हुआ है, देश की स्वतंत्रता, संस्कृति, सम्मान, रोजगार के प्रति, वह भी एक बड़ी चुनौती है। ये ठीक है कि आज हिंदुस्तान की जमीनी सीमा 15,106 किलोमीटर है, समुद्री सीमा 7,517 किलोमीटर है। हमारे पास लगभग 22-23 हजार किलोमीटर लंबी सीमा है। पर कैसी सीमा है? आतंकी हथियार, फेक करेंसी, नशीले पदार्थ। फेक करेंसी आती है तो मिलावट और भ्रष्टाचार बढ़ता है। ये नशीले पदार्थ आते हैं तो देश में अपराध बढ़ता है। आतंकी और हथियार आता है तो आम आदमी के जीवन पर संकट छाते हैं और वो आते हैं। और इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण होता है, वह 8 दिसंबर को निजाम में भाषण देता है, 15 मिनट, हम 25 करोड़ देख लेंगे 100 करोड़।
और आश्चर्य फिर वो 24 दिसंबर को देता है। भारत सरकार उसको विदेश जाने देती है, वहां वो उद्घाटन करता है अपने कुछ बिजनेस के। ये तो जनता जागती है और प्रेस जागती है तो भारत सरकार फोर्स होती है अरेस्टिंग। और अगर जनता जागृत नहीं होती और प्रेस उठाती नहीं, तो जब एक महीना भर नो एक्शन था तो देश की सरकार आगे भी साल भर नो एक्शन में जा सकती है। क्या इसके लिए डेमोक्रेसी है? और इस डेमोक्रेसी को कब तक नवाजना? अत्याचारी, जुल्मी, गलत, अपराधी राज कर सकता है। रावण ने भी किया 80-90 साल, कंस ने भी किया 35-36 साल, चंगेज खान, नादिर शाह ने भी किया, औरंगजेब ने भी किया, अंग्रेज ने भी 90 साल से अधिक राज किया सीधा। राज करने का अर्थ नहीं होता और जीतने का अर्थ, ये सही है। जो इसको मानते हैं वो बहुत भूल करते हैं। जीतता तो आतंकी भी है, अपराधी भी है, गुंडा भी है, बेईमान भी है और राक्षस भी है, और वो भी राज करते हैं, अत्याचारी भी राज करता है। 90 साल की अंग्रेज हुकूमत ने राज किया। किन लोगों ने उनको पाला पोसा नहीं और सम्मान नहीं किया? उन्होंने तो लिख दिया था, गांधी है कि डॉक्टर एडगेवार है, सावरकर है कि सुभाष है, वासुदेव बलवंत फड़के है कि और लोकमान्य तिलक है। इन सबको अंग्रेजी बुक्स के अनुसार तो ये आज भी क्रिमिनल और ट्रेटर है। हमने कहा ये देशभक्त है। आज दुनिया के 750 करोड़ लोगों को इनको सैल्यूट करके कहना पड़ता है ये पैट्रियोट है। पर इफ यू गो टू द लॉ बुक्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, उसके अनुसार तो वो प्रमाणित करेंगे कि ये सब ट्रेटर है, क्रिमिनल है, इसलिए सजाएं दी गई। Who are they? वो डिसाइड करेंगे हमारे बारे में। वो होते कौन है? हमारा चरित्र भगवान से और हमसे है, सरकार से और नेताओं से नहीं होता है। इसलिए किसका सर्टिफिकेट चाहिए? और इसलिए जब कभी सीबीआई एनआईए वाले मेरे से पूछना है, मैंने कहा यू कैन बी ए ओबीडिएंट सर्वेंट बट यू आर नॉट पैट्रियोट। मुझे आपके और मीडिया के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप ये मत समझना कि हम सर्टिफिकेट दे देंगे और इंद्रेश जी का चरित्र तय कर देंगे। आप हैं कौन? मांगा किसने आपसे? जो सरकार के सर्टिफिकेट पर अपने चरित्र का मूल्यांकन करते हैं, उससे दुर्भाग्यशाली आदमी नहीं हो सकता। चरित्र का मूल्यांकन प्रभु से या अपने किरदार से होता है, सरकारी सर्टिफिकेट नहीं होते। ये वो होते हैं जो भोगवाद के प्रतीक होते हैं, जो दिखावटी होते हैं, मिलावटी होते हैं और सजावटी होते हैं, सत्य के साथ नहीं खड़े होते। किसी के चरित्र का सर्टिफिकेट किसी की सत्ता के पास नहीं होना चाहिए। जब सत्ता को आदमी अपने चरित्र का सर्टिफिकेट देता है तो अपने दुर्भाग्य और गुलामी को निमंत्रण देता है। आज के प्रोसेस में जरूरी होगा वेरिफिकेशन के लिए, उसका उतना ही है, एक सिस्टम है, उसको फुलफिल करना। और इसलिए आज लोगों को लग गया, इसलिए कुछ भी करो और एक सर्टिफिकेट लगा लो, बता देगा कि बड़ा अच्छा आदमी। और आज हिंदुस्तान के सब नेता यही धंधा करते हैं। इसलिए आज कैसे आयाम बदल रहे हैं, जीवन मूल्य बदलते हैं, तो खतरे भी कैसे बदलते हैं और आयाम भी कैसे बदलते हैं। We have been attacked by Pakistan 4 times. We have been attacked China once. अभी वो ले गए सिर काट कर। मजेदार कितनी बात है, देश के एक दल के प्रेसिडेंट को, बेटे को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करते समय तो आंसू आते हैं, पर देश की सेना के 2 सर कटते हैं सैनिकों के, तब आंसू नहीं आते। देश के प्राइम मिनिस्टर को एक आतंकवादी लड़का डॉक्टरी करते करते में ऑस्ट्रेलिया में पकड़े जाता है तो रात भर नींद नहीं आती और बेटी की इज्जत लुट जाती है, सैनिकों के सर कट जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री ये नहीं बोलता है कि साहब मैं रात भर नींद नहीं ले सका। उसको नींद आती है। इसलिए इस देश के अंदर इन बातों को सोचने की जरूरत है। और इसलिए एक स्वाभिमानी देश होना, एक स्वावलंबी देश होना, यह सबसे बड़ा आवश्यक है।
और उसको अपने जीवन मूल्य तय करने पड़ते हैं कि वो स्वाभिमानी और स्वावलंबी देश किस बात पर से होगा। और जब इस पर से तय होता है तब फिर मार्ग निकलता है। अन्यथा कैसा दिखता है? 1857। मैं अंतिम एक दो बातों के साथ समाप्त करूंगा, समय की मर्यादाओं को ध्यान में रखें। जब फर्स्ट वायसराय ब्रिटिश का प्रतिनिधि बनकर कलकत्ता में बैठता है तो उसके पीछे हिंदुस्तान था 83 लाख वर्ग किलोमीटर, 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जब 1947 में हो जाते हैं तो हम 33 लाख वर्ग किलोमीटर थे। 90 साल की ब्रिटिश हुकूमत कहती है साहब हमने 3 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों का कत्लेआम किया। हमने 3 करोड़ 12 लाख भारतीयों का कत्लेआम करवाया, 50 लाख वर्ग किलोमीटर का हिंदुस्तान छोटा करवाया। प्रश्न ये खड़ा गया, जिन्होंने इतना भारत कत्ल करवाया और जो भारत छोटा करवाया वो तो स्वतंत्रता देने वाले हो गए, और जो समाज की रक्षा करने वाले थे वो कम्युनल हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर उन्होंने सब नेताओं ने मिलकर चिल्लाया हम हिंदुस्तान की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। 4 पाकिस्तान हमले, 1 चीन का हमला, बीच बीच में सौदे और समझौते। हम 1,87,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान चीन, कहीं कच्चा टीबू, कहीं 3 बीघा, कहीं कोको द्वीप, कहीं नोमोर द्वीप, कहीं कच्छ, ये सब इलाके हम अड़ोसी पड़ोसियों को दे चुके हैं। किसी किसी द्वीप समूह पर चीन ने और अमेरिका ने भी कब्जा कर लिया। हम 1,87,000 वर्ग किलोमीटर भारत छोटा करके आज 31.25 लाख वर्ग किलोमीटर से कम का भारत रखते हैं। देश के नेता जब कहते हैं हम एकता और अखंडता की रक्षा कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती कितना भारत छोटा कर दिया उन्होंने फिर से। आतंकवाद, माओवाद, 4 पाकिस्तानी हमले, चीन के 1 हमले और अलगाववाद के अंदर 4,28,000 भारतीयों को हम 65 वर्ष की स्वतंत्रता में मरवा चुके। अब तो विदेशी हुकूमत नहीं, न जन सुरक्षित है न जमीन सुरक्षित है। देश को इसको समझना भी होगा और समाज को इसको समझाना भी होगा। और इसलिए नहीं जन्मे हैं कि जन्मे हैं और चले जाएंगे। When the freedom struggle is led by the intellectuals of the nation, इसलिए जब सरहद के प्रणाम पर गए, इसको सरहद को प्रणाम करने के लिए नौजवान गए तो इसीलिए गए थे। एक बार देखें वहां का समाज किन संकटों में रहते हुए और वहां सेना प्रशासन कितनी कीमत देते हुए मेरी और आपकी स्वतंत्रता सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। वो भी अगर ये सोच लें कि कैरियरिस्ट होकर मुंबई, दिल्ली, कानपुर आकर रहना है तो क्या होगा। अगर भगत सिंह सोच लेता मैं एक बड़ा जमींदार बनूंगा, सावरकर सोच लेते मैं एक कवि और साहित्यकार बनूंगा, झांसी की रानी सोच लेती मुझे राज करना है एक महारानी के रूप में, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं, सुभाष सोचते मैं कमिश्नरी को क्यों ठुकराऊंगा, लाला लाजपत राय और मदन ये लोकमान्य तिलक सोच लेते हैं कि हम विश्व के बहुत बड़े लॉयर बनेंगे, वासुदेव बलवंत पढ़ के सोच लेते हैं कि मैं नौकरी करता हूँ, एक अच्छी नौकरी करके अपने जीवन को बसर करूंगा। इतना पक्का था मुझे और आपको इज्जत आजादी नहीं मिलती। कहते हैं कि जो देश समाज बच्चे से बूढ़ा तक अपने ऊपर किए गए कुर्बानियों के एहसास को नहीं जानता और समझता, उसकी दुनिया में तकलीफ कोई दूर नहीं कर सकता। और इसलिए मैंने सरहद के प्रणाम के कार्यक्रम में कहा इस डिजाइन में कि अपने सरहद से और अपने किसी एक शहीद से जिंदगी में हर वर्ष एक बार संवाद जरूर करो। ओ सावरकर, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी, इतना बड़ा साहित्यकार लेखक था, खाम 50 साल की भोगती तूने, तू भी लेख पर लिखता, किताबों पर किताबें लिखता और एंजॉय करता, तुझे क्या तकलीफ थी साहब।
तिलक से कहते तुझे क्या तकलीफ थी, वकालत कर रहा था, बी ए गुड लॉयर और लॉयर से जज हो जाता, दुनिया के प्रसिद्ध जजों में तेरा नाम हो जाता, तू क्या चक्कर में पड़। अगर ये चक्कर में नहीं पड़ते तो क्या होता। तो मैं और आप आज स्वतंत्र होकर स्वतंत्र देश के स्वतंत्र स्वाभिमानी नागरिक नहीं होते, गुलाम होते, किसी के रहन के टुकड़ों पर पलने वाले लोग होते। हम इंजीनियर डॉक्टर होते पर किसी के गुलाम होते, बिना किसी सम्मान के और स्वाभिमान के। They paid what they got. They paid. We have not done anything. We are enjoying. और इसलिए देश के अंदर कैसे जीवन मूल्य बदला और कौन सा खतरा आया। मैं 30-40 साल पहले एक विद्यालय के कार्यक्रम में गया था, गाना था दे दी तूने आजादी बिना खड़क बिना ढाल। मुझे बोलना था, तो मैंने कहा कि अगर महात्मा गांधी जीवित होते तो इस गाने पर कैसे रिएक्ट करते। तो महात्मा गांधी बापू बड़े विचित्र स्वभाव के थे, वो पहले तो इस गाने को बनने नहीं देते, बन जाता तो गाने नहीं देते, वो गाते तो बापू का बड़ा स्वभाव था तुरंत आमरण अनशन पर बैठ जाते। वो कहते हैं 3 करोड़ 17 लाख की कुर्बानी हुई है, मैं भी 10 बार जेल जाकर आया और लाठियां खाई हैं, दे दी तूने। जिसने गीत बनाया उसने कुर्बानी नहीं दी थी, इसलिए कुर्बानी नहीं जानता था। जो गाने लगे उनको मालूम नहीं था। आप कुर्बानियों का सम्मान नहीं कर सकते, उसके अपमान का अधिकार मत लीजिए। इसलिए अपने शहीदों का सम्मान करना, उनका अपमान नहीं करना बहुत बड़ा पाप है। 3 करोड़ 17 लाख भारतीयों का कत्लेआम किया अंग्रेज ने। और आप पूरा जिसको आज का महाराष्ट्र कहते हैं, इस आज के महाराष्ट्र का आंकड़ा उसके अंदर 60 लाख से अधिक जाता है। कुछ प्रदेश हैं जिनका आंकड़ा बहुत बड़ा है। प्लेग फैला के हैजा फैला, मरने दो, नो ट्रीटमेंट। सूखा के भूखा के बाढ़, मरने दो। गोलियों से मारा, जेल के सीखचों में मारा, तड़फा तड़फा कर मारा, फांसी के फंदों पर चढ़ाकर मारा, वो सब ध्यान है। इस देश अपने एहसान, जिनके एहसान के कारण इज्जत आजादी है, उनको भी भूल गया। आज घर के अंदर जवान को कहा 20 कुर्बानियों के नाम लिखो, मुंह की तरफ देखेगा। हम क्या बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, क्या कसूर है उस जवान का, हमने कौन सा पाप किया है जो हम उसको अपनी कुर्बानियों से दूर कर रहे हैं, उसने कौन सा अपराध किया है कि वो अपने एहसानों से मुक्त होकर उश्रृंखल बनने चला जाएगा। इसलिए समाज के अंदर ये अजीब प्रकार के खतरे हैं जो देश की स्वतंत्रता, सम्मान, स्वाभिमान, विकास, रोजगार, शिक्षा के सामने मुंह बाए खड़े हैं। इसलिए देश का पीएम होगा, देश का होम मिनिस्टर होगा, देश का सेक्रेटरी होगा, दे बिकम एन सिंबल ऑफ करप्ट क्रिमिनल क्राइम। वो आज भ्रष्टाचार के प्रतीक बनते हैं। आप और हम कैसे लोग हैं, गिनते 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए, लाख, 2 लाख। पर ये सब लोग तो गिनते ही यहां से 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़। अपन ने देखे नहीं है, वो खेलते सब, और तब भी करप्ट है, तब भी क्रिमिनल है, तब भी डिसऑनेस्ट है, तब भी पैट्रियट नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि उच्च शिक्षा, बड़ा धन और शक्ति, कुर्सी, इनको पैट्रियट नहीं बना सके। उसका कारण था, देश के पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहा करता हूं, फॉर अस दिस लैंड इज एन मदर लैंड,
फॉर देम इट इज लैंड ओनली। जमीन खरीदी बेची जा सकती है, माँ और मातृभूमि का सौदा समझौता है। अगर देश के नेताओं ने इसको माँ और मातृभूमि मान लिया होता तो सौदा समझौता नहीं माना। अन्यथा पंडित जी ये नहीं कहते कि एक घास का तिनका नहीं उगता बेकार की। इसलिए सरहद को प्रणाम कर जाने वाले नौजवान को, उस 9-10 हजार को हमने कहा वहां का जन्म, वहां का जमीन, वहां का जंगल, वहां का जानवर सब तेरा है। इसलिए उसने पेड़ और पौधे को भी रक्षा सूत्र बांधा, आदमी को भी बांधा, उसने महिला को भी बांधा, बुजुर्ग और बच्चे को भी बांधा, उसने वहां के पशु पक्षी को भी बांधा। वहां गधा था कि कुत्ता था, बिल्ली थी कि कौवा था, उसको भी बांधा। उसने वहां के पत्थर को और कंकड़ को भी बांधा, वहां की मिट्टी को भी बांधा, वहां के जल का भी ली, उसने खंबे को भी बांधा, तार को भी बांधा। ये सब मेरा है और मैं इसका हूं। इस अटूट रिश्ते को देश के नौजवान में पैदा करने के लिए हमने कहा कि जल लेकर जा, रक्षा सूत्र लेगा। वहां का जन, वहां का जमीन, वहां का जंगल, वहां का जानवर और ये सब तेरा है। इसलिए वहां का कौवा भी मेरा है, अगर उस पर दुश्मन अटैक करेगा इट इज अटैक ऑन अस। वहां का पौधा भी मेरा है, उस पर अगर कोई हमला करेगा ये हमारा हमला हमारे पर है। वहां के आदमी पर हमला करेगा तो भी हम पर हमला है, वहां के जल पर करेगा तो भी है। यह देश के प्रति भाव जागृत करना है। इसके लिए इस प्रकार का कार्यक्रम है। आज इस देश के अंदर कट्टरपंथी इस्लाम, मतांतरणवादी ईसाईयत, अलगाववादी माओइज्म, नक्सलिज्म, पर इन सबको प्रोटेक्ट करता हुआ तथाकथित सेकुलरिज्म, रक्षा कवच तो वो। और इसलिए मैं कहा करता हूं, उन तीन का इलाज करना है तो पहले इस रक्षा कवच का इलाज कर दो। ये बहुत डेंजरस है। ये राष्ट्रीयता और मानवता का संरक्षक नहीं है। आज ये अराष्ट्रीयता, अपराध का वोट बैंक की राजनीति में वो है। इसलिए 3 करोड़, और इसलिए मैं गुवाहाटी गया, कलकत्ता गया, पटना गया, मैंने बोला, मैंने कहा कि साहब देशमुख जी हो के तरुण गोगोई, मैंने कहा नवीन पटनायक के ममता, और मैंने कहा नीतीश, मैं उनसे पूछता हूं आपको हिंदुस्तान का मोहनलाल और मोहम्मदीन प्यारा है कि बांग्लादेशी मोहम्मदीन प्यारा है? आपको हिंदुस्तान का रामलाल और रहीमुद्दीन प्यारा है कि बांग्लादेशी रहमुद्दीन प्यारा है? उसको बसाकर आप मराठी रहमुद्दीन को, रामलाल को बेरोजगार कर रहे हैं, बांग्लादेशी को बसा रहे हैं। आप बांग्लादेशी शमसुद्दीन को बसा रहे और हिंदुस्तानी श्यामलाल और शमसुद्दीन को बेरोजगार कर रहे हैं। अगर आपको विदेशियों से इतना प्यार है तो चले जाइए ना वहां, हम पर बोझ बनकर क्यों अपने जिंदगी को और जी रहे हैं। इसलिए कहते हैं, मैं कहा करता हूं, लव भारत, लव भारतीय, लव भारतीयता, अनलेस लीव भारत। साहब इससे प्यार करो, नहीं छोड़कर चलेगा। हम कब आपको कह रहे हैं कि जरूर बेचारे बोझ बनकर और पाप करने का धंधा करो। तो इसलिए ये ऐसे अनेक, बाकी आज साइबर होगा, दुनिया में आधुनिक बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके होंगे, समुद्र से हमला होगा, जमीन से हमला होगा, परंतु प्रश्न खड़ा होता है, हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस देश के अंदर राजनेताओं में, प्रशासनिक अधिकारी, बुद्धिजीवी और समाज में सोच कौन सी होनी चाहिए? दैट विल डिसाइड द डेस्टिनेशन। वो डिसाइड करेगी कि हम कहां जाएंगे। आज देश के सामने ये चुनौतियां, इसलिए लोग कहेंगे रोजगार ये वो सब है, परंतु सबसे बड़ी बात है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके पास रोजगार नहीं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो सब रोजगार युक्त है। मैन विदाउट पेट्रियोटिज्म, मैन विदाउट मॉरल एथिक्स, वो कैरियरिस्ट हो सकता है पर ही विल बिकम ए सिंबल ऑफ
क्राइम एंड करप्शन। वो नेशनलिज्म का, मानवता का सिंबल नहीं हो सकता। इसलिए घर है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, केमिस्ट्री पढ़े कि फिजिक्स पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़े कि साहित्य पढ़े, और हमने कॉमर्स पढ़ा कि सोशियोलॉजी पढ़ा। सरकार है, उसकी सभाएं हैं, हर जगह पैट्रियोटिज्म विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, moral ethics without any compromise is the basic need for a prosperous, strong, healthy भारत। उसके लिए उसकी जरूरत है। हम दुनिया को compete कर सकते हैं, दुनिया हमारे लिए कोई बड़ा संकट नहीं। दुनिया में अच्छा है तो ले लेना चाहिए, गंदगी लेने का धंधा नहीं करना चाहिए। और आज इस देश के अंदर ये है, ये कठिन नहीं है, इसको चेंज करना कुछ नहीं, एक बार साइकोलॉजी चेंज हो। और इसलिए मैं अभी एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में था बनारस के अंदर, तो मैंने उनको कहा हम तो ये सपना लेकर जन्मे और काम करने लगे कि वो हिंदुस्तान होगा जो विश्व की महाशक्ति होगा, दुनिया के 200 देशों में होड़ होगी, ज्वाइन भारत, ज्वाइन भारत, ज्वाइन भारत, ज्वाइन भारत, ज्वाइन भारत, फॉलो भारत। हम उसके लिए जन्मे और काम कर रहे हैं। क्यों हमारा $1 $1 में 40-44 रुपये होंगे, 1 पाउंड के अंदर 80-90 रुपए होंगे? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि $1 1 पाउंड के बराबर होगा और $1 में $2 बिकेंगे? अब वो हिंदुस्तान थे। FDI की बहस में आप शरद यादव के भाषण को पढ़िए, 1500, 1600, 1700, 1800, 1850, 1900 और 1950, 1947 का GDP दुनिया में सबसे ज्यादा GDP था। हम 1600 में और 38% GDP से चले थे। जब हम आजाद हुए तब भी 16% था। अमेरिका का हमसे कम था ग्रोथ रेट। ये उसने सारे आंकड़े दिए विश्व की। और हम 65 साल में कहां गए? अविकसित देशों में चले गए। जो दुनिया का सबसे विकसित देश था वो अविकसित हो गया। कितनी बड़ी कमाई की है हमने 65 साल में। परंतु इस सिनेरियो को चेंज करने का एक संकल्प देश के अंदर जागना चाहिए। मैं हंसते कहा करता हूं, गांधी नेहरू का मॉडल तो हमने 65 साल में देख लिया। कभी कभी मैं मुंबई को एक बात के लिए बड़ा विचित्र धन्यवाद दिया करता हूं। यहाँ जितनी फिल्में बनती हैं, जब कोई नेता करप्ट दिखाना हो तो उसको सफेद वस्त्र और गांधी टोपी में दिखा देते हैं। आज भी वो पास हो जाता है। इसलिए पूरा फिल्मी जगत इस बात को जानता है करप्शन का सिंबल कौन है। यानी ये आश्चर्य है, आज भी आपके प्रदेश में और केंद्र में सत्ता उनकी है तो भी वो फिल्म पास होती है। जब इतनी बड़ी रियलिटी फिल्म जगत जानता है, समाज भी जानता है, तो कौन सी मुसीबत है जो उसको ढोना है? मैंने अभी तक नहीं देखा उसको कोई और करप्ट आदमी को जब फिल्म दिखाती है तो कोई और ड्रेस पहनाई जाती है उसको। अभी तक तो एक ही ड्रेस दिखाई जाती है। और जब नेता को बलात्कारी दिखाना हो तब भी ड्रेस वही होती है। ये बड़ा विचित्र है। इसलिए मुंबई कैसा सत्य प्रकट करती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। यू हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द ट्रुथ। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि सेंसर बोर्ड उन्हीं लोगों का होता है और वो फिल्म पास होकर निकल जाती है। तो वो भी अपना सच जानते हैं, शायद चुप चुप मान लेते होंगे। परंतु एक बात सच है कि नहीं, फिल्मों में यही होता है। एवरीबॉडी नोज द ट्रुथ, पर उसको बदलना और ठीक ट्रुथ लाना, इसके लिए काम करने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। ये ऐसी कठिनाइयां नहीं है जिनमें चेंज नहीं हो सकता। एक संकल्प चाहिए, उस संकल्प के लिए काम करने के लिए समाज के अंदर स्वभाव चाहिए। अपन यहां सब बैठे हैं, मान लो एकदम आए, और इसलिए बांग्लादेश के कमिश्नर ने पिछले साल जब 50 इयर्स ऑफ बांग्लादेश थे तो मैं और वो कलकत्ता के कार्यक्रम में एक साथ थे। मैंने कहा फॉर यू एंड फॉर अस संकट एक जैसा है।
पूरे विश्व की पॉपुलेशन का भारत के पास 16.7% है। 750 करोड़ में 123 करोड़ हम रखते हैं। और पूरे विश्व की जो जमीन है उसका 3.6% हमारे पास जमीन है। हमारे पास ऑलरेडी लैंड कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आपका भी यही प्रॉब्लम है, आपका भी ISI प्रॉब्लम है, हमारा भी है। आपका भी टेररिज्म प्रॉब्लम है, हमारा भी। आपका भी माइनॉरिटी का संकट हमारे पास भी है। तो आपने टू ग्रो मोर वीट की बजाय टू ग्रो मोर पॉपुलेशन का नारा लगाकर ये जो असम, बंगाल और उत्तर प्रदेश और इन सब के जमीन जंगल हथियाने का धंधा किया है, अब वो कितनी देर चलेगा मालूम नहीं। वाई वी शुड नॉट गो टू द UNO, कहना चाहिए कि साहब गलती से हो गई जनसंख्या ज्यादा। दुनिया के अंदर जिनके पास जमीन ज्यादा और जनसंख्या कम है, ऐसे सब यूरोपियन और अफ्रीकन देशों को 2-2 लाख बांट दो। सारी की ठेकेदारी हमने ली है क्या? और मतदाता सूची से ये साहब विदेशी आदमी है, चल काम धंधा कर लिया, पर तू हमारा मालिक बने और फैसला करे हमारे भविष्य का और वर्तमान का, ये नहीं चल सकता। तो इसलिए इस राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाना, ताकि हम बेरोजगारी की जिंदगी नहीं जिए, अपराध की जिंदगी नहीं जिए, मिलावट की जिंदगी नहीं जिए, भ्रष्टाचार की जिंदगी नहीं जिए, असुरक्षा की जिंदगी ना जी सके, शिक्षित जिंदगी जी सके, खुशहाली की जिंदगी जी सके, अनैतिकता और बलात्कार वाली जिंदगी नहीं। और इसलिए मुझे पूछा किसी ने 2012-13 जा रहा है, मैंने कहा 69-70 भी आएगा जाएगा, 34-35 भी आ जाएगा, शक सम्मत विक्रमी सम्मत। मैंने कहा तभी हैप्पी न्यू ईयर होगा। बेटी जन्मने से पहले मरनी नहीं चाहिए, जन्मने का युवाओं पर लूटनी नहीं चाहिए, इस पाप से मुक्त हो जाएंगे तो हैप्पी न्यू ईयर है, नहीं है तो नो हैप्पी न्यू ईयर, जरूरत नहीं है उसको सेलिब्रेट। इसलिए 1 साल के बाद सेलिब्रेट करेंगे साल को कि ये कैसा गया। पच्चीस 30 करोड़ लोग हैं जो गरीब हैं, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, सर छुपाने के लिए छत नहीं, बीमारी भगाने के लिए दवा नहीं, अक्षर ज्ञान के लिए कॉपी किताब नहीं, भूख मिटाने के लिए रोटी नहीं। हम दिवाली मनाते हैं। इस देश के करोड़ों लोगों में ये भाव जगना चाहिए, हर दिवाली पर एक गरीब परिवार को हैप्पी दिवाली देंगे, 2-4 नए कपड़े ले जाएंगे, बर्तन ले जाएंगे, आतिशबाजी ले जाएंगे, मिठाई ले जाएंगे, वहाँ कुछ खेल ले जाएंगे, खिलौने देंगे, उसकी भी हैप्पी दिवाली करेंगे। क्या हिंदुस्तान और ऐसे 10 करोड़ परिवारों को हैप्पी दिवाली नहीं दे सकता? एक संकल्प करने की जरूरत है, हर एक अच्छा परिवार एक गरीब परिवार को हैप्पी दिवाली देगा। इंच भारत का सौदा नहीं होने देंगे और जन भारतीय मरने नहीं देंगे, ऐसे नेता और नीतियां चाहिए। ये सुधर जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं सुधरते तो चले जाए। तो एक दृष्टांत में कहा करता हूं, तो उसकी 2 कथाएं सुनाता हूं। एक परिवार से जुड़ी है। महिला थी, रसोई में काम कर रही थी, अपने जैसे 8-10 लोग घर में पहुंच गए चाय पीने के लिए। अकस्मात क्या हुआ कि दूध फट गया, प्रॉब्लम खड़ा हो गया, अब चाय कैसे बनेगी और हम सबका स्वागत कैसे होगा। तो घर का बड़ा आया, कहने लगा कि प्रॉब्लम है साहब, अब दूध लाएंगे तो चाय बनेगी, अब दूध तो फट गया है। इतने में वो महिला रसोई में से आई। नहीं नहीं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा है कि दूध ना फटता तो मैं चाय पिलाती, मुझे दूध फटने के बाद इसका पनीर कैसे बनाना है ये मुझे आता है, इसलिए आज हम पनीर के पकोड़े खिलाकर आपका मैं स्वागत करूंगी। इस देश का ये थिंकिंग चाहिए। कहते हैं जो दूध फटने पर उस फटे दूध के पकोड़े नहीं, पनीर नहीं बनाना जानते, उसका प्रॉब्लम है कि मेहमानों का स्वागत कैसे किया जाएगा। हम यहाँ बैठे हैं,
किसी ने आकर हमें कहा कि बाहर 10,000 चींटियां हैं, बड़ी रंग बिरंगी हैं, खूबसूरत है। हमने कभी सुना पढ़ा देखा नहीं था, इसलिए दौड़े। जब दौड़े और वहां पहुंचे तो सामने से एक हाथी आ रहा था, उसका पांव पड़ा, 9,000 चींटियां मर गई, सबके चेहरे लटके थे। आपने पूछा तुम इतनी रंग बिरंगी चीज देख रहे थे, बड़े खुश थे, हम नजदीक पहुंचे तो चेहरे पर उदासी है। उसने कहा साहब 9,000 का कत्ल हो। अरे 9,000 का कत्ल हो गया, लोग चीखे चिल्लाए होंगे, खून बहा होगा, शोर मचा होगा। आप तो दूर से आ रहे थे, हम नजदीक खड़े, हमें भी नहीं पता लगा, इतना बड़ा अत्याचार हो गया। थोड़ी देर में हाथी छटपटाने लगा। एक बड़ा सेकुलरिस्ट टाइप आदमी था, कहने लगा उसको सेल्फ रियलाइजेशन हुई। तो आप जैसे ने कहा साहब रावण ने इतने मारे, अंग्रेज ने इतने मारे, औरंगजेब ने इतने मारे, कोई तो था जिसको सेल्फ रियलाइजेशन में। अशोक को छोड़कर कोई नहीं है जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो। तो हाथी को कहां से हो गया? तो फिर 4-5 आप में से बोले नहीं नहीं जरा देखो सच क्या है। तो देखा तो उन्होंने कहा जरा सूंड को देखो, 4-5 चींटियां सूंड में घुस रही थी। उन्होंने कान को देखो, 2-3 चींटियां कान में घुस रही थी। हाथी महाराज छटपटा रहे थे, आधे घंटे में निढाल होकर गिर गए। हर चींटी से हाथी 1,00,000 गुना ताकतवर होता है। पर अगर चींटी जागृत है, अपने कर्तव्य को समझती है, बेखौफ और निडर है और उसके करने के लिए सक्रिय है, श्रमशील है, तो वह हाथी का मुकाबला करके उसको भी सबक सिखा सकती है। यह सब कार्यक्रम इस देश के इस स्वाभिमान के जागरण हेतु किए जा रहे कार्यक्रम और प्रयत्न, और इसलिए ये लाहौर, ये ढाका, ये कैलाश मानसरोवर ये अपना था साहब, अपना होना चाहिए। या फिर उनको आदत होनी चाहिए हमारा सम्मान करके जीने की। इस धंधे में नहीं पलना चाहिए कि हर एक से गिड़गिड़ाना हमें ही है। इसलिए मेजर जनरल अशरफ करीम मुझे मिलने के लिए आए, कहने लगे कि हिंदुस्तान को पता नहीं क्या जल्दी है आपने डिस्प्यूट सुलझाने की। अरे जब हम लेने की हिम्मत में होंगे, चीन से पाकिस्तान से सुलझा लेंगे ना, उतनी देर नहीं सुलझे तो कौन सी आफत आ रही है? कितना भारत छोटा करना है और कितना भारतीय मरवाना है। आज इस देश के अंदर ये जो सब प्रश्न खड़े हैं, उनमें से मैंने उनको अलग ढंग से एड्रेस किया, थोड़ा समय अधिक लगा, परंतु मुझे विश्वास है फिन्स के द्वारा जो राष्ट्र के जागरण का एक प्रयत्न चला है, आप सब उसमें पूरा सहयोग दें। मैं एक अपील के साथ बोलना समाप्त करूंगा, जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत प्रिय है। 1943, 2013 में 70 साल हो रहे हैं। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारत, स्वतंत्र भारत की सरकार को 22 देशों ने मान्यता दी। तब उन्होंने कहा कि जो मेरी मेनलैंड है उसका तो 1 इंच भी मेरे पास नहीं है, और आपने मुझे भारत का प्रथम और प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है, अभी तो अंग्रेज का राज है। तब जापान ने कहा अंडमान निकोबार हमने अंग्रेज से लड़ते हुए छीन लिया था, ये हमारा नहीं है, भारत का है, हम आपको दे देते हैं गिफ्ट। तो उनको दिया गया था। 30 दिसंबर 1943 को तिरंगा लहराकर स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार की उद्घोषणा एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने की थी, उसके 70 साल हो रहे हैं। और अंडमान पोर्ट ब्लेयर वहां है, वो जगह है जहां सावरकर 2 आजीवन कारावास के लिए गए थे, जिसकी हर दीवार सावरकर को बोलती है, लिखती है, सुनाती है और सुनती है। फिन्स के द्वारा हम एक नई कल्पना से जा रहे हैं, सुभाष और सावरकर को सैल्यूट करने के लिए। 29, 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी शहीद स्वराज यात्रा, इसको इस वर्ष शुरू करेंगे और ये हर वर्ष हुआ करेगी और फिन्स के द्वारा होगी। और इस यात्रा के लिए
पोर्ट ब्लेयर पहुंचना 29 सुबह और 1 जनवरी को वापस आना। 29 को एक सेमिनार होगा, 30 को एक बड़ी जनसभा, सेलुलर जेल के दर्शन, वहां का लाइट एंड साउंड देखना, और 30 और 31 में वो सारे द्वीप समूहों को घूमना फिरना। 31 शाम को जल पूजा करके संकल्प करना और 1 जनवरी को हर साल को विदा करना, अगले साल को एंजॉय करते हुए आना, परंतु अंग्रेजियत के रूप में नहीं, जीवन मूल्यों के रूप में। तो ऐसे एक, क्योंकि सुभाष ने उसको नाम दिया था शहीद और स्वराज, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंग्रेज ने कहा कि जो अपराधी हैं उनको लाकर बसाया था, और इसलिए हम घोषणा करेंगे जो आज वहां पर संतानें हैं वो अपराधियों की संतानें नहीं है, वो युद्धबंदी और क्रांतिकारी और अंग्रेज विरोधी स्वतंत्रता सेनानियों की संतानें हैं। और इसलिए 2-2.5 लाख पॉपुलेशन को एक ही घोषणा में इस श्राप से जो अंग्रेज का था उससे मुक्त करेंगे। 70 वर्ष की उसमें तो सैल्यूट द सावरकर एंड सुभाष, ऐसे एक नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हर साल करेंगे शहीद स्वराज यात्रा के रूप में एक नए प्रकार का जन जागरण, जो वह 3 दिन 3 रात रहना पड़ेगा, 4 दिन, तो उसका पैकेज वगैरह क्या होगा तो वो सब मिलकर ये तय करेंगे। तो इस प्रकार के जैसे सरहद को प्रणाम करने का एक अनूठा कार्यक्रम लिया, ऐसे ही एक नए अनूठे कार्यक्रम का और शुभारंभ 2013 से करेंगे। हर इंच अपना था, अपना है, अपना रहेगा, जो चला गया उसको लेंगे। जय हिंद, जय भारत।